किया गया? करना यार, जल्दी से करना। हेलो हेलो। और बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करो। कौन रखा है बे बैकग्राउंड? कौन बोला, कौन बोला? यार मैं कहां पर लिखता हूं, तुम बता सकते हो क्या मुझे? कल हमने यही किया था ना। प्रोजेक्टर भी चालू नहीं है। वेरी गुड सर जी, वेरी गुड। इधर तो नहीं दिख रहा है मेरे को लाइव। No, I don't see any videos. हाँ दिख रहा है क्या? मेरे को दिखा। ऑनलाइन के रसगुल्लों में दिख रहा हूँ क्या? अरे इस मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है यार, इसमें दिखता ही नहीं। ठीक है, ऑनलाइन के रसगुल्लों में दिख रहे है क्या? झकास बच्चों, तंदुरुस्त बच्चों, हंसते खेलते बच्चों, मस्ती में बच्चों। चलो सभी लोगों से पहले राधे राधे, और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सीधे बैठ जाएंगे। सीधे बैठ जाओ और जल्दी से एक बार बोलेंगे क्या? गुड मॉर्निंग। मजा नहीं होती। एक बार वापिस 1 2 3 गुड मॉर्निंग बच्चों। और जल्दी से एक प्यारी सी स्माइल लेके आओगे चेहरे पर। That's lovely. So I hope you had a wonderful day yesterday. और मुझे आने के बाद में पता चला कि सर इंटरिम रिपोर्ट्स नहीं मिली, ऐसा मुझे कुछ पता चला। मिली? मिल गई? इंटरिम रिपोर्ट्स नहीं मिली तो मैं चाहिए तो मैं इंटरिम रिपोर्ट्स दिखा दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। इधर का इंटरनेट का पासवर्ड लेके आ रहे। ठीक है, अब मेरी बात आगे से सुनते रहिए। और ऑनलाइन के रसगुल्ले आप कैसे हो मुझे बताओ? आप सभी लोग ठीक हो? क्योंकि आज हम एकदम भारी वाली चीज पढ़ने वाले हैं। बिकॉज आज तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने ज्यादा कुछ किया नहीं था, सिर्फ एएस वगैरह क्या होते हैं, शेड्यूल 3 क्या होता है वो देखा। आज हम एक्चुअली कंपनी फाइनल अकाउंट में अच्छी तरीके से ढल जाएंगे। ठीक है, और जैसे कि मेरा ये रहा था टारगेट कि हम स्लो एंड स्टडीली आगे बढ़ेंगे। बिकॉज थोड़ा सा लेवल डिफरेंस रहेगा, क्यों आप जहां से छोड़े हो और वहां से पिकअप करके ऊपर उठाने में आई डोंट वांट यू टू be into the struggle and all. So if you are allowing me, let me go ahead with the stuff. So राजा बेटा जी, कल तक जो हमने देखा था वो क्या क्या देखा था? हमने इस तरीके से कुछ बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था। आपने याद किया क्या घर पर फॉर्मेट? नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी याद करा देता हूँ। पहला इक्विटी एंड लाइबिलिटीज होता है। पहले पर्टिकुलर्स ऑफ कोर्स नोट नंबर, करंट ईयर के फिगर और प्रीवियस ईयर के फिगर। फिर मैंने आपको बताया पर्टिकुलर्स के अंदर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज होता है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के 2 बच्चे, और ये एकेडमिक्स चल रहा है। इसमें अगर आप जाएंगे थोड़ा सा और 1-2 चीजें एडिशनल है जो मैंने अभी तक नहीं कराई, क्योंकि मुझे पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कराना है। सो पहले क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो शेयर होल्डर्स फंड के कितने बच्चे? 2 बच्चे। ठीक है, फैमिली प्लानिंग चल रही, सुन लो। दूसरा, फिर आती है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी के कितने बच्चे? 4। और नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी के दोनों भाई बहन है। नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी दोनों क्या है? भाई बहन है। और ये दोनों भाई बहन एक दूसरे के जैसे दिखते थे, एकदम सेम। तो जब इनके बच्चे हुए, दोनों के 4-4 हुए, सेम ही दिखते थे, थोड़ा सा फर्क था। थोड़ा सा कहां पे फर्क था? जैसे नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, फिर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, फिर अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। सो पहला वाला लॉन्ग टर्म बोरिंग बन जाएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग। दूसरा वाला डीटीएल, इधर एसटीएल नहीं बनता। डीटीएल
डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी AS22 के हिसाब से वो आगे नहीं जाता है, सो वो करंट लाइबिलिटी में वो बन जाता है ट्रेड पेएबल। और फिर जो नेक्स्ट है दैट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वो बन जाता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और अदर नॉन करंट लाइबिलिटी बन जाता है अदर करंट लाइबिलिटी। समझे क्या? तो कितने पॉइंट अभी आपने याद कर लिया? 10। कैसे 10? शेयर होल्डर्स फंड के कितने? 2। पहला जल्दी से बता दीजिए क्या है? शेयर कैपिटल। सर आप बोलते नहीं हो। हाँ, फर्स्ट डे, वेलकम सर। पहला वाला कौन सा है? शेयर कैपिटल। दूसरा वाला कौन सा है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। बहुत प्यारे बच्चों। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज और फिर करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटी में 4, करंट लाइबिलिटी में भी 4, सिर्फ ये वाला फिगर चेंज हो जाएगा। हाँ या नहीं? यो। सो ये वाला कौन सा फिगर है? डीटीएल। डीटीएल क्या बन जाएगा? ट्रेड पेएबल। से यस। सो अभी पहला वाला कौन सा है? लॉन्ग टर्म बोरिंग, और नीचे क्या बनेगा? शॉर्ट टर्म बोरिंग। इधर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, इधर ट्रेड पेएबल, इधर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इधर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और इधर अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, और इधर बन जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी। समझे ठाकुर? सो बेटा जी मैंने यही बातें आपको सबको बताई, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। मैं आगे बढ़ूं बेटा। असेट्स के सिर्फ 2 बच्चे, नॉन करंट और करंट। असेट्स के कितने बच्चे? 2, नॉन करंट और करंट। सो बेटा जी नॉन करंट में जो फर्स्ट पहले 5 आइटम बता देता हूं, नॉन करंट के 5 आइटम। पहला पीपी, फिर क्या है? इन्वेस्टमेंट, फिर क्या है? डेफर्ड टैक्स असेट, फिर क्या है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर क्या है? अदर नॉन करंट असेट्स। पहले तुम क्या खरीदोगे जब फैक्ट्री शुरू करोगे? तो बताओ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदने के बाद में क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करोगे, वो गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी, वो क्या कलेक्ट करेगी? टैक्स। तुम दोगे लोगों को लोन। पहले इन्वेस्टमेंट करोगे, फिर लोगों को दोगे क्या? लोन्स, और फिर क्या बनेगा आपका? अदर एसेट्स के ऊपर ध्यान दोगे। ऐसे ही तो काम चलेगा ना। तो बनाओ फैक्ट्री। मैं बनाऊंगा क्या? फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या होगी? पीपीई। पीपीई के बाद में क्या आएगा मेरा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होने के बाद में भरेंगे टैक्स। मैं बच्चों को, मेरे दोस्तों को, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे रिश्तेदार को सीए बनने के बाद में क्या दूंगा? लोन्स एंड एडवांसेस। और फिर बाद में बनाऊंगा हर छोटी मोटी अदर करंट, अदर नॉन करंट असेट्स। बोलो हाँ। जो नॉन करंट असेट्स है उनमें से 3 आइटम नीचे जाते हैं। यो स्टाइल सिखा रहा हूं ना लाइव डांस की। नॉन करंट असेट्स है उसके 3 आइटम नीचे भी जाते हैं। नीचे गए, राइट? पीपी नीचे नहीं जाता है, बट जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो नीचे चला जाता है। वो क्या बन जाता है? करंट इन्वेस्टमेंट। और जो लोन्स एंड एडवांस है वो भी नीचे चला जाता है, वो बन जाता है शॉर्ट टर्म एडवांस। और जो लास्ट वाला अदर नॉन करंट असेट्स वो भी नीचे चला जाता है, वो बन जाता है अदर करंट असेट्स। उसके अलावा आपको बताते हूं 3 चीजें और आती है। तुम्हारे पास फैक्ट्री में क्या करने वाले हो तुम? मैं गोटी मारूंगा। फैक्ट्री में क्या करने वाले हो? प्रोडक्शन। किसका? स्टॉक का, गुड्स का। तो हमारा आएगा इन्वेंट्री। फिर इन्वेंट्री को क्या करोगे आप? बेचोगे। उधार में क्या आएगा? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल रोकड़ा देगा, दमड़ी देगा, क्या बोलेंगे? कैश। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हैप्पी? सो बेटा जी मैं आपको सीक्वेंस याद करा सकता हूं। पहले हम स्टोरी सुन लेते किसकी? फैक्ट्री की। मैं बनाऊंगा एक फैक्ट्री, फैक्ट्री में लगेगी प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी से क्या होगा? मैं खरीदूंगा, फिर आगे इन्वेस्टमेंट, टैक्स भरूंगा, लोगों को लोन दूंगा, रिश्तेदारों को लोन दूंगा, बुआ को लोन दूंगा, जिन्होंने आज तक तुम्हारी बड़ी जलील किया है तुमको आज तक, उन सभी को लोन दे देना और दिखा देना कि तुम कुछ हो। बट तुम जलील मत हो जाना, तुम सीए हो के आना। सो क्या दोगे उनको? लोन्स। और फिर अदर नॉन करंट असेट। जो 5 आइटम है नॉन करंट असेट्स के, उनमें से कितने आइटम नीचे जाते हैं? 3। इसलिए ये स्टेप हुई। सो 3 में से पहला कौन सा है? जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो क्या बनेगा? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। जो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है वो क्या बनेगा? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। जो अदर क्या नाम उसका? अदर नॉन करंट असेट है वो क्या बनेगा? अदर करंट असेट्स। बराबर है बेटा जी। उसके बाद में आपको बता देता हूं कि आपका क्या होता है? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, और फिर क्या होता है बेटा जी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और वो भी स्टोरी एकदम सिंपल है। अच्छा ध्यान से सुनना, जो इन्वेस्टमेंट था ऊपर सेकंड नंबर पर था, यहां पर पहले नंबर पर इन्वेस्टमेंट बनता है, फिर ट्रेड इन्वेंट्री आती, मतलब इन्वेंट्री आती, फिर क्या आता है? ट्रेड रिसीवेबल आता है,
फिर क्या आता है राजा बेटा जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर आप नीचे लिखते हो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट। सीक्वेंस समझ में आएगा तुम्हें? ऊपर का इन्वेस्टमेंट के बाद में स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर आपका आएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट। मतलब मैं आपको शेड्यूल 3 का सीक्वेंस भी बता रहा हूं कि किस तरीके से सीक्वेंस याद करना है। से यस, मतलब ऊपर नीचे मत करना। हैप्पी? मैंने याद नहीं आ रहा है। मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं क्या, इस पूरे फॉर्मेट को याद कर लीजिए और बिना देखे मेरी आंखों के सामने मुझे बोलकर बताइए। फिर हम नेक्स्ट शेड्यूल पढ़ेंगे जिसका नाम है पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट पढ़ने के बाद में हम इसको डिटेल में और जाएंगे और फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेंगे, जो कि छोटी छोटी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, हम उठाएंगे इसको। पहले क्लासिफिकेशन करना सीखेंगे, फिर देन विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स, और फिर धीरे धीरे आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के काबिल हो जाएंगे। इज दैट ओके? तो मेरा थोबड़ा नक को देखो, जल्दी से इसको याद करके मेरे को बताओ, कर सकते क्या? और फिर तुमको ये लिखना पड़ेगा, मैं टाइमर दूंगा फिर लिखना पड़ेगा। हाँ बेटा, हेलो हेलो, हो गया? हेच आहे का? हेच आहे? ठीक है, जी तो है, चलो ठीक है। गुड़िया लिखा क्या? आप कहां से आए बेटू? कहां से आए? कल का लेक्चर क्यों नहीं किया? यूट्यूब पर ही था ना? अच्छा, और आप तुम लिख क्यों नहीं रहे हो? अच्छा, याद कर रहे हो? मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरे को आज बहुत अच्छा लगा तुम दोनों को देखकर कि मैंने 2 दिन में कुछ तो पढ़ा है जो आपको फिर आ नहीं रहा है। मतलब एक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन है कि वी आर प्रोग्रेसिंग, यू गेटिंग माई पॉइंट, वी आर प्रोग्रेसिंग रियली वेल। मतलब ऐसे ही बैठ गए हो, क्या लिखने का पता नहीं चल रहा है उसको। बाकी के अपन लोग कर पाएंगे अगर, मतलब आज मेरा जो टारगेट है कि आज बैलेंस शीट तुम्हारी पक्की हो जाएगी, बैलेंस शीट और पी एंड एल अकाउंट पक्का हो जाएगा, फिर उसके अंदर के नोट्स बनाना हम शुरू करेंगे एंड देयर आफ्टर आई विल गिव यू द बुकलेट एंड देन विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। ठीक है? चले भी आगे बेटा। ऑनलाइन लाइव वालों क्या स्टेटस है तुम्हारा? अभी मैं चालू करूं क्या टाइमर? भाई टाइमर चालू करूं क्या? यार बहुत सड़ा रही है यार क्लास। तुमको बात करने का कि नहीं करने का मेरे साथ, कि फिर मैं ऑनलाइन वालों से बात करूं? फिर मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमको प्रेम से, इतना मैं पूछता ना तो भगवान प्रसन्न हो जाते मेरे। मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप टाइमर पर करने के लिए तैयार है क्या? ठीक है, टाइमर आपसे क्या कराता है, मेरी बात सुनिए। सीए का पेपर डिफिकल्ट तो होता है, बट साथ साथ और एक चीज होता है, लेंदी भी होता है। इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम टाइमर पर चीजों को कंप्लीट करें। हालांकि आज का टाइमर स्पीड बढ़ाने के हिसाब से नहीं है, आज का टाइमर सिर्फ ये देखने के लिए कि आपको किस स्पीड में याद आ रहा है। अगर आपको लोअर स्पीड में याद आ रहा है तो आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट पक्का नहीं हुआ। अगर बैलेंस शीट का फॉर्मेट पक्का नहीं हुआ तो यह जाहिर से और कॉमन सेंस की बात है कि आपको आगे की प्रॉब्लम में भी दिक्कत आएगी। जब आपको फ्लो ही नहीं पता है कि कहां पर क्या चीज लिखनी है तो आगे तो तकलीफ आनी तय है। और अगर आप इसको आगे परफेक्ट करोगे देन यू आर कॉन्फ्लिक्टिंग विथ योर लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। तो आपके 2 ब्रेन एक साथ काम करते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड याद कराता है और आपको ये अभी याद कर रेडी करना है कि ताकि फॉर्मेट जब फ्रीज हो जाए दिमाग में तो राइट साइड ऑफ द ब्रेन जब सोचे कि कोई एक एडजस्टमेंट को लॉजिकल तरीके से, तब वो लेफ्ट ब्रेन इंटरवीन ना करे कि बोले कि मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा फॉर्मेट। समझ में आ रहा है क्या? सो आशा करता हूं कि आप समझेंगे कि फॉर्मेट याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम किसकी चेक कर रहे हैं स्पीड? नॉट हाउ फास्ट यू राइट बट हाउ फास्ट यू आर एबल टू रिकॉल।
अगर रिकॉलिंग में टाइम लग रहा है तो इसका मतलब वो फॉर्मेट में आपको घर पर और समय देने की जरूरत पड़ेगी। इज दैट ओके? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑनलाइन के रसगुल्लो तुम भी लिखोगे और सुन लो, जो गुदड़ी में बैठे हुए, रजाई में बैठे हुए, बाहर निकल कर लिखोगे और टेबल चेयर पर बैठो। टेबल चेयर पर मतलब दोनों पर मत बैठना, टेबल पर लिखो और चेयर पर बैठो। तुम बहुत नलायक हो रहे ऑनलाइन लाइव वालों, बात ही नहीं करते मेरे साथ, छोड़ देते मेरे को ऐसा ही, बहुत बुरा लग रहा है। वेरी गुड सन्यम अग्रवाल, वेरी गुड क्वेश्चन, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ओके, एक बार सभी को लिख लेने दे, फिर मैं आंसर करता हूं। सर लिख के बात करते राम, बहुत जलील किया इसने। सर बता दो ग्रुप कौन सा है? ये न्यू सिलेबस में जो प्रपोज सिलेबस है बेटा, उसके हिसाब से, और अगर आप इसका फर्स्ट स्लाइड देख लेते ना तो आपको क्लियर हो जाता। यस पीहू अग्रवाल, आई रिमेंबर यू। तो आने के बाद में बोलना मुझे। सर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट हेडिंग नहीं है क्या बैलेंस शीट में? बता मुझे, लेक्चर सही से देखती है क्या कि मेरी नॉलेज टेस्ट करने को आई है? लेक्चर में कितना प्रेम से बोला था मैंने, कुछ आइटम में नहीं बता रहा हूँ जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है। क्यों ज्ञान पेलते हो रहे मेरे को? तुमको क्या लगता है इधर गोटे खेलने आता हूँ मैं? कुछ भी, कितनी बार बोला था प्रेम से कि कुछ आइटम मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी जरूरत नहीं है उसकी। आई एम फ्रॉम नेपाल सर, वेरी गुड। हाँ हाँ, आज लेके आया हूं मैं आपके लिए शेयर मार्केट के पीडीएफ्स। आई एम फ्रॉम गुजरात, हमारी जानवी भी गुजरात से। सर असेट्स में गड़बड़ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, गड़बड़ हो गया इट्स रियली वेरी गुड, क्योंकि गड़बड़ होने के बाद में ही हम दुरुस्त करते हैं। अगर सारी चीजें अच्छी होती तो फिर जरूरत ही नहीं थी तुमको मेरी, तुम पढ़ते, गड़बड़ होती नहीं। तो चिंता नहीं करो, गड़बड़ इज ऑल ओके। नालायको इधर हो गया इन लोगों का, यश कुमार का होगा, गौतम आदित्य का हो गया, तमन्ना का हो गया कंप्लीट। सच्ची इसकी बुक ला रहे, इसकी बुक ला, देखने दे मुझे क्या हो गया इसका। बेटा इसको हो गया नहीं बोलते, तू अधूरे में ही छोड़ेगा, तेरे से ना हो पाएगा बेटा। इसकी बुक लेके आ रहे, ये हीरो की। डर मत रहे, तेरे को नहीं, वो अलग प्राणी है, वो तेरे को कुछ नहीं बोलेगा। मैं गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू सन।
बैलेंस शीट ऊपर हेडिंग लिख देते तो अच्छा रहता, अभी वो पता नहीं चल रहा किसका बात चल रहा है। सर बैलेंस शीट में गड़बड़ हो रही है लिखने में। वेरी गुड पीहू, अभी गड़बड़ हो रही है, अभी लेट्स एनालाइज कि मुझसे कुछ अपेक्षित है क्या, मतलब बैलेंस शीट को आगे डिटेल में समझाना ये मेरी जिम्मेदारी है, राइट। बट अब मुझसे कुछ अपेक्षित है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं ऑनलाइन लाइव सभी बच्चों से, क्योंकि क्या होता है कई बार हमारा ब्रेन ऐसा सोचते रहता है कि कुछ तो मैजिकल होने वाला है और उसके बाद में मुझे आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज द रीजन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट कि अगर मुझसे कुछ अपेक्षित है तो मुझे स्पष्ट कहो, मैं वो वापिस समझाने के लिए तैयार हूं। बट यदि समझ चुके हो और आपको मैं बता चुका हूं कि ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और ये शेड्यूल 3 का डिवीजन 1 का फॉर्मेट है, अगर ये आपके जहन में पहुंच गया और अगर आपको ये भी पता चल गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 के हिसाब से बनता है, तो मैंने मेरा काम किया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये फॉर्मेट पहले बैलेंस शीट का ये आपको आना चाहिए, द आंसर इज यस। अब हम डिसाइड कर लेते कि तुम्हारा कुछ रोल है, मेरा कुछ रोल है, तो इसमें मेरा कुछ रोल है क्या मुझे बता दो। मतलब पापा मम्मी का काम होता है शादी लगा कर देने का, आगे का काम आपका है। मेरी कोई अपेक्षा है तो बता दो। वन टाइम रिवाइज द स्टोरी रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। फैक्ट्री शुरू करेंगे तो उसमें क्या लगेगा, देखो आजू बाजू में फैक्ट्री में घूमना लायक हो, तुमको प्लांट मशीनरी दिखेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर उसके बाद में मैं नेक्स्ट चीज बता रहा हूं कि आपका फैक्ट्री खरीदने के बाद में क्या खरीदने का मन होगा, खुद का इन्वेस्टमेंट, रिटायर करोगे ना, इन्वेस्टमेंट। बट जब आप ये इतना पैसा कमाओगे तो टैक्स नहीं भरोगे ना, लायको टैक्स भरोगे, सो डेफर्ड टैक्स असेट, मतलब टैक्स याद दिलाए। फिर बेटा जी आपके दोस्त आएंगे तुमसे लोन मांगने के लिए, शुरुआत में तो पता नहीं रहेगा किसी को कि तुम कितने करोड़पति हो गए, फिर पता चलेगा तो लोग आएंगे दूर दराज से क्या लेने के लिए, लोन। सो आएगा लोन्स एंड एडवांसेस। और राजा बेटा जी फिर तुम छोटी मोटी कोई और बाकी के अदर नॉन करंट असेट्स होंगी वो खरीद लेंगे, अदर नॉन करंट असेट। तो पहले दिखेगी फैक्ट्री में दिखेगी प्लांट एंड मशीनरी, फिर आपको दिखेगा इन्वेस्टमेंट क्योंकि आप होने वाले हो रिटायर, क्योंकि बिजनेस तो हो गया शुरू, अब क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट। फिर राजा बेटा जी आप टैक्सेस वालों की भी नजर में आ जाओगे, आपको भरना पड़ेगा टैक्स। और राजा बेटा जी दूर दराज के लोग आएंगे क्योंकि अब आप करोड़पति बन गए हो तो आपको क्या करना होगा, लोन्स एंड एडवांस भी देने पड़ेंगे, लोगों को दोगे ना लोन्स एंड एडवांस, और लोन्स एंड एडवांस देने के बाद में अदर छोटी मोटी अदर करंट असेट्स करोगे। जो ऊपर के 5 आइटम है उनमें से कितने आइटम नीचे जाते हैं, 3, राइट। सो ये 3 कौन सा, पहला वाला नहीं जाता है, राइट, और डीटीए भी नहीं जाता है, बाकी के तीनों आइटम नीचे जाते हैं। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नीचे जाके क्या बनता है, करंट इन्वेस्टमेंट। और फिर बेटा जी हमारी स्टोरी शुरू होती किसकी, मेरे पास क्या है, फैक्ट्री में क्या बनेगा, स्टॉक। स्टॉक को मैं क्या करूंगा, बेचूंगा उधार पर, क्या बनेगा, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल से क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर ऊपर चले जाओ, ऊपर क्या था, नीचे से दो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वो नीचे क्या बन जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और जो ऊपर था अदर क्या, अदर नॉन करंट असेट, वो नीचे जाके क्या बन जाएगा, अदर करंट असेट्स। हैप्पी, यस सर। कोई क्वेरी, सर डेफर्ड टैक्स असेट समझा दीजिए। इम्पॉसिबल है अभी समझाना, नहीं समझा सकता। AS 22 में है वो, पहले आपको इनकम टैक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए, फिर आपको समझाया जाएगा AS 22 क्या है, डेफर्ड टैक्स असेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अभी नहीं समझा सकता, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाला कि आप जैसा बोलोगे वैसा मैं करूंगा। मैं मेरे हिसाब से समझाऊंगा और धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। इज दैट ओके? वैसे तो मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको इसके अलावा भी बाकी की बहुत सारी चीजें नहीं समझी है, बट आपको पता नहीं चल रहा है। There are many things which you have not understood. जैसे मुझे बताओ लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या जाएगा, तुम्हें बस डेफर्ड टैक्स, फैंसी वर्ड लगा, डेफर्ड टैक्स असेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, फैंसी वर्ड लगा। वैसे तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी नहीं समझे क्या उसके अंदर जाता है, यू डोंट नो। नहीं, तुमको शेड्यूल 3 के हिसाब से घंटा कुछ पता नहीं है क्या जाता है उसमें, क्यों पेकी कर रहे हो तुम। आगे बढ़ जाए, ईयर वी गो राजा बेटा जी। तो कल हमने उसके बाद में बेटा जी ऑथोराइज शेयर कैपिटल का एक वर्किंग नोट देखा था। अब मुझे बताओ बैलेंस शीट बना पाएंगे क्या आप? सो मैंने आज आपको छोटी सी बात बताई कि मुझसे कुछ अपेक्षा होगी तो मुझे बता देना। और अगर, हाँ, सनेम अग्रवाल ने पूछा सर मेरी क्वेरी, आपने कहा था कि बाद में बताएंगे। सनेम एक बार बताओ कि क्या क्वेरी पूछी थी बेटा आपने, मैं भूल गया। आपकी क्वेरी अच्छी थी, बहुत अच्छी क्वेरी थी, मुझे नहीं मिल रही बेटा, आप बताओ ना क्या क्वेरी पूछी थी आपने। हाँ, इसने एक शब्द पूछा था कि सर कल मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट देखी थी। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज की बैलेंस शीट में वहां पर कोटेड और अनकोटेड इन्वेस्टमेंट आया था। तो अनकोटेड इन्वेस्टमेंट माने क्या?
सो मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो भारत में लिस्टेड नहीं है बट बहुत बड़ी है? स्विगी लिस्टेड है क्या? लिस्टेड माने स्टॉक मार्केट में है क्या? चल नालायक झूठी, नहीं है। स्विगी नहीं है, जोमैटो है। जोमैटो ने लोगों को टोमेटो दे दिया, साला ऐसा शेयर गिरा बस पूछो मत। तो जोमैटो है, तो जोमैटो बना लिस्टेड, कोटेड। कोटेड मतलब उसकी प्राइस हमेशा आपको कोटेड मिलेगी। बट और है क्या? स्विगी, स्विगी के अंदर भी शेयर्स है। स्विगी लिस्टेड है क्या? नहीं, तो वो बनेगा अनकोटेड। जियो लिस्टेड है क्या? अच्छा बताओ तो, जियो लिस्टेड है? जियो लिस्टेड है? जियो इज अनलिस्टेड, राइट? रिलायंस लिस्टेड है, बिल्कुल सही जवाब। सो जियो इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी। सो जिस कंपनी के भाव बाजार में आपको मिल जाते हैं, शेयर मार्केट में भाव मिल जाते हैं आपको, वो कोटेड इन्वेस्टमेंट हुआ, जिसके आप किसी भी समय भाव निकाल सकते हो। अनकोटेड इन्वेस्टमेंट माने वो जो लिस्टेड कंपनीज नहीं है, अगर आपको उनके भाव निकालने हैं तो राजा बेटा जी उनका वैल्यूएशन करना पड़ता है। वैल्यूएशन कराने के एफएम में बहुत सारी टेक्निक्स है जो आप करना सीखोगे एंड देन यू विल गो अहेड। सो बेटा जी जो अभी इतने दिन से आप देख रहे थे एलआईसी, एलआईसी लिस्टेड है क्या? अभी लिस्टेड है, बट पहले लिस्टेड थी क्या? नहीं। तो एलआईसी का एक भाव निकाला गया था, भाव निकाला गया था, याद है कि नहीं, कि कितने में बेचेंगे। सो बेटा जी उस चीज को हम क्या बोलेंगे? उस चीज को हम बोलेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ अनकोटेड इन्वेस्टमेंट। हाँ नहीं, नॉन कोटेड या इन्वेस्टमेंट जो लिस्टेड नहीं है। बीएसएनएल लिस्टेड है क्या? नहीं। सो बेटा जी वो भी कौन सा इन्वेस्टमेंट है बेटा जी? अनकोटेड या, हाँ अनकोटेड या नॉन कोटेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये बच्चा बराबर बोल रहा है, बोट, वन प्लस, पतंजलि इज लिस्टेड आई गेस। पतंजलि इज लिस्टेड और व्हाट? नो आई थिंक आई एम नॉट वेरी श्योर। ठीक है, वेरी गुड। सो यू पीपल हैव अंडरस्टूड लिस्टेड एंड अनलिस्टेड। आज के तारीख में मैं भारत की और एक बात बता दूं, बहुत अच्छी चीज निकली है। तुमको आने वाले समय में इसके ऊपर बातें करते हुए मिलेंगे कई सारे ब्रोकर कि तुमको इसके शेयर खरीदने के हैं, अभी खरीद लो, सस्ते में मिल रहे हैं। तो अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में। शैल आई रिपीट इट अगेन व्हाट आई सेड? अनलिस्टेड कंपनीज के भी शेयर मार्केट में अवेलेबल होते हैं बिकने के लिए। जो बड़ी बड़ी कंपनी है जिनको उनका आईपीओ लेके आना है, तो वो क्या करते हैं कि अभी उनके शेयर्स बेच देते, तो आप भी उनके शेयर होल्डर बन जाते। जैसे स्विगी में इन्वेस्ट किया, तुम सुनते हो, किसी दूसरी कंपनी ने इन्वेस्ट किया, ओला में इन्वेस्ट किया, किसी दूसरी कंपनी ने इन्वेस्ट किया, राइट? ओयो में इन्वेस्ट किया, राइट? टाइगर वुड्स ने। तो वैसे तुम भी उसके शेयर धारक बन सकते हो, और जब वो लिस्टिंग होती है तब लिस्टिंग गेन के साथ साथ आपको और भी प्रॉफिट मिलता है। और लिस्टिंग में ऐसा एक प्रॉब्लम होता है कि कई बार आपको शेयर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आप श्योर नहीं होते हो, बट इस केस में अभी आपको वो शेयर्स मिलने की बड़ी पूरी उम्मीद होती है। क्या आपको समझ में आई बात ध्यान में? सो ऐसी कई सारी चीजें अवेलेबल होती है मार्केट में। जब आप पैसा कमाओगे तो लोग आएंगे आपके पास पूछने के लिए, खरीदना चाहते हो क्या? ये ऐसा होता है सही में। सो ये एक न्यूज आपको आज नहीं मिली होगी मेरी तरफ से। अगर आप मुझे कल इसके बारे में रिसर्च करके बता सकते हो तो बताना, नहीं तो कल मैं आपको शेयर के नाम बताऊंगा और उनके क्या भाव चल रहा है ग्रे मार्केट में ये भी बताऊंगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सुनो, अभी मैं आपको क्या समझाने वाला हूं। मैंने अभी आपको शेयर होल्डर्स फंड और रिजर्व्स एंड सरप्लस तो समझा दिया। अब मेरी इच्छा है कि मैं आपको पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट बताऊं, और उसके बाद में जो हम करेंगे, आई विल बी गिविंग यू अ लिस्ट ऑफ सम आइटम्स विच यू शुड स्टडी एट होम। और वो जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है वो मैं इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आज शाम तक। शाम तक मतलब अभी नीचे जाकर डाल दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको सारी बुक्स के नाम मिल जाएंगे, उनके पीडीएफ भी मिल जाएंगे, कौन सी स्टॉक मार्केट वाली। इसके साथ साथ मैं आपको एक ये डालूंगा, क्या कहते हैं उसे, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट डालूंगा, जिसमें कौन से आइटम में क्या क्या चीजें जाती है ये आपको पढ़ के आना है। तो जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तब मैं आपको इसके बारे में पूछूंगा, क्योंकि आप जब पढ़ कर आओगे और फिर मैं आपको पूछूंगा या रिवाइज करेंगे तो चीजें थोड़ी फास्ट होगी। मैं समझा देता हूं वापस जाने के पहले क्या क्या करना है, और ये थोड़ा सा काम है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना, तो काला भाव पकड़ के लेके जाएगा। सो अभी लिखते हैं, तुमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा रहा हूं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। लिखिए बेटा। सो उसके अंदर बेटा जी पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एक सेकेंड, ये फॉर्मेट बना दो बेटा ऐसा।
पर्टिकुलर्स, ओके, नोट नंबर, और फिर हम लिखेंगे करंट ईयर फिगर, और फिर ये प्रीवियस ईयर। ये पूरे पेज का एक लाइन बना दो बेटा, और इंपॉर्टेंट है। आर वी रेडी? सर फेस टू फेस आकर कर सकते हैं? आ जाइए सर जी, जब तक सीट्स अवेलेबल है आप बिंदास आइए, पुणे में आकर बिंदास पढ़िए। बेटा जी ये फर्स्ट आइटम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बेटा ये सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है स्टॉक मार्केट में। आपका प्रॉफिट बढ़ गया, उसको जीरो वैल्यू है, जीरो वैल्यू मतलब ज्यादा वैल्यू नहीं है। अगर आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं बढ़ रहा है, आपका सेल्स ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना बढ़ रहा है, यह हमेशा देखा जाता है। तो जब कभी भी कोई व्यक्ति बोलता है रेवेन्यू कितना बढ़ा या सेल्स कितना बढ़ा, तो वो इस आइटम की बात कर रहे हैं, P&L अकाउंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेट प्रॉफिट शब्द अलग होता है, अदर इनकम शब्द अलग होता है। ऑपरेशंस माने आज जैसा मेरा मेन मकसद दिया, मेन मुद्दा क्या है? टीचिंग। टीचिंग से रेवेन्यू आएगी तो धंधा व्यवसाय बढ़ रहा है। अगर मैं जमीन बेचकर प्रॉफिट कमा रहा हूं, या मान लो मेरे शेयर मार्केट पर मुझे प्रॉफिट हुआ, या शेयर मार्केट पर ज्यादा डिविडेंड मिला, उसमें मेरा क्या रोल है? मैं थोड़ी देर, मैंने सिर्फ इन्वेस्ट किया, उस पर डिविडेंड इस बार ज्यादा दिया उन्होंने, तो मेरा कोई रोल नहीं, वो मेरी अदर इनकम बनेगी। इस बार इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, अगर आप देख रहे होंगे तो इस साल इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, राइट? सो इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो मेरे को इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। अभी तुम्हें पता है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ गए बोलकर, अभी इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गए और मेरे को इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो इसमें मेरा क्या रोल है? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो आपके व्यवसाय की इनकम को बताता है। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जब आप शार्क टैंक में भी देखोगे, तो शार्क टैंक में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अदर इनकम का क्या लेना देना? अदर इनकम आ रही है, बढ़िया है, बट व्हाट इज मोर प्रोमिनेंटली इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज कमिंग फ्रॉम योर मेन रेवेन्यू सोर्स। इज दैट ओके? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जैसे अभी रिलायंस का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे आप, तो उसके अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिलायंस की भी आएगी और उनके सब्सिडरीज की भी आएगी, बट मेन बिजनेस की आएगी, राइट? तो ऐसा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग अलग रेवेन्यू एक साथ जुड़कर आ जाएगी। स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैंडअलोन मतलब सिर्फ रिलायंस विदाउट सब्सिडरीज, उसके अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो उनका मुख्य मेन व्यवसाय बिजनेस होगा, सिर्फ वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आएगा। इसका डिस्क्लोजर कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताता हूं। फिर बेटा जी सेकंड आएगा अदर इनकम। अदर इनकम, हैप्पी? और बेटा जी आपका इधर आ जाता है टोटल रेवेन्यू। मतलब सुन रहे हो क्या? तुम जो बचपन में किया करते थे ना ट्रेडिंग P&L अकाउंट, सब गायब। ट्रेडिंग P&L अकाउंट में तुम क्रेडिट साइड के इतने सारे आइटम रट्टा मार के जाते थे, कुछ नहीं, दो आइटम में रेवेन्यू साइड खत्म। एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बताओ और एक अदर इनकम बताओ। अदर इनकम में क्या क्या है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या क्या। आगे बढ़े। फिर बेटा जी हमारा टोटल आ जाने के बाद में यहां पर इसको थर्ड नंबर देता हूं और फोर्थ नंबर पर आपका आता है बेटा जी एक्सपेंसेस। अभी एक्सपेंसेस के अंदर आ जाए बेटा जी, मैं इधर लिखूंगा कॉस्ट ऑफ RM कंज्यूम्ड। बेटा ये RM मैंने बोला है, आपको वहां पर ये शब्द नहीं दिखेगा। कहां पर? जब आप इसमें जाओगे वहां पर इतना ही बोलेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल मैंने बोला क्योंकि मैं आपको कुछ चीज याद दिलाना चाहता हूं आगे चलकर, तब मेरे को ये शब्द काम आएंगे। तो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखिए, RM माने रॉ मटेरियल। सो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। दूसरा परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, हाईलाइट द वर्ड परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर नेक्स्ट आएगा राजा मेरा बेटा C, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज of finished goods, work in progress and stock in trade.
सो चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। सी के बाद में डी, डी में आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर आपका आएगा फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। फिर आपका आएगा राजा बेटा जी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। और बेटा जी फिर आएगा आपका अदर एक्सपेंसेस, और झेंडू के बाम आपका मिल जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। समझ गए? यस गुंडप्पा। ये टोटल एक्सपेंसेस। हैप्पी? सो बेटा जी हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से हम क्या माइनस कर देंगे? सारे एक्सपेंसेस। सो आपको क्या मिल जाता है बेटा जी? टोटल एक्सपेंसेस। और रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। बट ध्यान रहे एकेडमिक्स में यहीं तक ही है कि हम प्रॉफिट निकाल देंगे, बट रियल लाइफ में ये यहां तक नहीं है। रियल लाइफ में इसके आगे और 10 आइटम्स आते हैं। 10 आइटम्स कौन से आते हैं वो मैं अभी आपको लिखकर बताऊंगा, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उसको सीखने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगेगा, हम धीरे धीरे उसको समझेंगे। ये आपके सिलेबस के एंड तक चलता रहेगा, पी एंड एल अकाउंट, राइट? बहुत ब्यूटीफुल है, और मैं इतना खुश हूं कि भाई मुझे ये इस बार पूरा सिखाने का मौका मिलेगा। हर बार क्या सिलेबस को आगे बढ़ाने के चक्कर में क्या होता था ना कि ये वाली पार्ट है ना, है ही नहीं सिलेबस में। इस बार फर्स्ट टाइम कंपनी फाइनल अकाउंट न्यू सिलेबस में पूरी तरीके से आएगा। मतलब ये हम इतना ही बताकर छोड़ देते थे, बट स्टॉक मार्केट में जो चीजें लगती थी कि कौन सी इनकम कैसे आ रही है, ये सारी चीजें और नीचे भी चलती थी, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सो अभी बेटा जी हम आगे लिखते हैं, ये हम कहां तक पहुंच गए थे? फोर्थ। अभी फिफ्थ पॉइंट लिखिए, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, exceptional and extraordinary items and tax. Profit before exceptional and extraordinary items and tax. फिर राजा बेटा जी हम यहां पर लिखेंगे, ये कैसे निकला बेटा जी? तो हम इधर लिखेंगे ये टोटल एक्सपेंसेस। तो हम एक काम करते हैं, इसको ए लिख देते हैं समझ में आने के लिए, ए, और उसको लिख देंगे बी। सो बेटा जी मैं लिख दूंगा ए माइनस बी। ये समझ में आएगा? फिर राजा बेटा जी हम लिखेंगे 6 पॉइंट पर एक्सेप्शनल आइटम, एक्सेप्शनल आइटम्स। ये ऐड भी हो सकता है या लेस भी हो सकता है, या ऐड या लेस दोनों हो सकता है। सो बेटा जी अब मेरा आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। एग्रीड? सो बेटा जी ये प्लस माइनस करने के बाद में ये फिगर आएगा। पॉइंट नंबर 8 पर आएगा बेटा जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स पॉइंट नंबर 8 पर आए। फिर आपका आएगा जाहिर सी बात है 9th पॉइंट पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद में 10th लेवल पर आएगा आपका टैक्स एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंसेस। टैक्स एक्सपेंस में आएगा करंट टैक्स, और करंट टैक्स के आगे मैं लिख देता हूं पीकेडी मैम। कभी बताना मत मैंने ऐसी ड्राइंग बनाई। पूजा मैम, पूजा मैम आपको पढ़ाएंगे करंट टैक्स कैसे निकाला जाता है, वो इनकम टैक्स एक्ट से निकलेगा। दूसरा और एक आएगा डेफर्ड टैक्स।
डेफर्ड टैक्स आनंद भांगड़िया आपको पढ़ाएगा AS 22 में। एग्रीड? ये डेफर्ड टैक्स यहां पर आएगा। सो सर क्या टैक्स एक्सपेंस में दो चीजें होती है क्या? द आंसर इज यस। मतलब अगर आपको टैक्स एक्सपेंस सीखना है तो आपको कौन सिखाएंगे? पूजा मैम और आनंद सर। तब जाके आपको समझेगा कि भाई साहब टैक्स एक्सपेंस क्या होता है। जोरदार चीज है, समझे? मतलब दो अलग अलग टीचर बताएंगे, वो दो अलग अलग फिगर इधर आएंगे। इज दैट ओके? सो बेटा जी ये करंट टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट है, और जो डेफर्ड टैक्स है वो एज पर AS 22 है। जो कोई भी फिगर इसमें डेफर्ड टैक्स में उल्टा भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है। तुमने क्या सोचा होगा अभी तक कि टैक्स क्या होता है? हमेशा लेस, जरूरी नहीं है। डेफर्ड टैक्स ऐड भी हो सकता है। कब होगा, कैसे होगा, आगे बात करेंगे, बट ये डेफर्ड टैक्स आएगा। फिर इसके बाद में क्या आएगा? 11th को बोलेंगे प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। हाय रब्बा, ये तो नया लाइन चालू हो गया सर। कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। आगे बढ़े, 12th पॉइंट पर आएगा। 12th पॉइंट पर आएगा प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ठीक है। फिर 13 टैक्स एक्सपेंस फ्रॉम टैक्स एक्सपेंस फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये लेस होगा, और उसके बाद में आपका आएगा बेटा जी इधर। अच्छा, इसको एक थोड़ा सा डबल अंडरलाइन इधर ही कर देता हूं। ये ऊपर डबल अंडरलाइन किया मैंने। 14 पॉइंट पर आएगा प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। हिप्सी, pan pultings, and when I go ahead put this, then इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। 15 प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। ओके, और फिर नेक्स्ट आएगा अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर अंडरलाइन कर बेसिक डाइल्यूटेड, बेसिक और डाइल्यूटेड। ए वो जान छोड़ो ना, सुनो ना, फटी क्या नहीं? बहुत फाउंडेशन टफ लग रहा था ना तुम्हें? बहुत टफ था ना बेटा फाउंडेशन। छोड़, कंपनी फाइनल अकाउंट बहुत टफ है। मालूम था तुमको ये? कत्ते लाइन का बन गया। तो तुम्हारे दिमाग में अभी क्या है मैं तुमको बता देता हूं। मैं ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहता क्योंकि मेरे को पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, तुमको नहीं पता है। इसको स्लोली पहले याद कराना है मुझे, बैलेंस शीट और P&L। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर इसका मतलब क्या है? भाई साहब मतलब समझा दूंगा, बट मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एंगल से भी पढ़ाता हूं, क्योंकि जिसके अंदर आप पहले याद करते हो। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने बचपन में वो गाना गाया था ट्विंकल ट्विंकल भी ठीक है, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। कितने बच्चों को पोएम आती है? कमन कमन बी क्विक। ठीक है, अब मैं आपसे दूसरा गाना पूछ रहा हूं, जॉनी जॉनी हाँ जी। अब आगे तुम बताओ मुझे, मैं सुनना चाहता हूं जेन्युइनली। नहीं नहीं, वो अक्षय कुमार का
जॉनी जॉनी हाँ जी। ये गाना नहीं आ रहा है तुम्हें अभी कितना क्लियरली, बट पहले वाला गाना आ रहा था। देयर इज अ डिफरेंस। हैव यू नॉट नोटिस्ड इट? द लिरिक्स आर ऑलमोस्ट सेम। यू आर मोर केपेबल देन व्हाट यू वर इन दोज डेज। यू डिडंट इवन नो हाउ टू स्पीक वेल। मतलब कई सारी चीजें तुम बराबर नहीं बोल पाते थे, राइट? तुम, मेरी बेटी थी, शुभम को शुमा बोलती थी, बटन को टपन बोलती थी, टपन लगाओ टपन, वो बोल नहीं पाती थी, और आधी चीजें उसकी हमको समझ में नहीं आती थी। बट उसके बावजूद भी उसने जो सॉन्ग गाया था उस जमाने में, वो सॉन्ग उसको याद हो गया। और अभी अगर तुम, ये बता रहा हूं मैं, वैसा ही एक जॉनी जॉनी वाला एक सॉन्ग आया था, वो याद नहीं है, वो उसके पहले वाला सॉन्ग तुमको याद है आज तक, और तुमने ऐसा भी नहीं कि हर रोज रिवाइज करते हो उसको घर पे बैठ के, जॉनी जॉनी है। You don't do that. Still you remember it, right? So I'm just trying to tell you, psychologically you surrendered completely to your teacher in those days. तुमने नहीं पूछा इसका मीनिंग बताओ। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा, कुछ घंटा मीनिंग निकल रहा है, बट स्टिल यू नो इट। सो अभी होता क्या है ना कि बच्चा जब तक सरेंडर नहीं करता और जब तक ये समझ में नहीं लेता है कि भाई साहब इसको पहले याद करना पड़ेगा, तब जाके आगे हम इसको आराम से कर पाएंगे। तो मेरी बात समझना, इसको याद करना पहले, उसके ऊपर एफर्ट डालना, क्योंकि याद करने के लिए आपको आगे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे लॉजिक्स इसके अंदर पिरोने लग जाएंगे। तुम कोई भी चीज सीखते हो, पहले तुमको क्या सिखाया जाता है? तुम्हें फूलों के हार सिखाया जा रहा है, तो पहले यह सिखाया जाता है कि भाई साहब फूलों को किस तरीके से ये पिरोया जाता है, बराबर है ना? तो आपको ऐसे ही नहीं सिखाते डायरेक्टली डिजाइन कैसे बनाने का। हेड़ा है तू, डिजाइन इज आगे का कॉम्प्लेक्सिटी, बट तू जब दोनों चीजें एक साथ करेगा तो प्रॉब्लम हो जाती है। सो फर्स्ट यू लर्न दैट आर्ट। डू यू नो इन द ड्राइंग व्हाट दे टीच यू फर्स्ट? एनीवन हु इज अ वेरी गुड ड्राइंग, जिसकी बहुत अच्छी ड्राइंग है? मेरी बहुत गंदी है, तो मैंने एक बार कोशिश करी कि हाँ वेरी गुड बेटा। दे फर्स्ट टीच यू लाइन्स, स्लीपिंग लाइन्स, स्टैंडिंग लाइन्स, विदाउट दिस देन दे आस्क यू टू ड्रॉ द ओवल्स। उसका डिजाइनिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है, बट दे आर आस्किंग यू, दे आर मेकिंग यू परफेक्ट, एंड देन दे टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। तुम्हें याद है ये मूवी देखी तुमने, कराटे किड? बहुत प्यारी मूवी है। किसी ने देखी कराटे किड मूवी? अबे जिंदगी में ऐसे मत मर जाइए, मूवी तो देख लियो कम से कम। साले आगे लेक्चर करने के लिए गधेड़े, मूवी तो देखा करो। कराटे किड मूवी नहीं देखी? कितने बच्चे ने देखी? ऑनलाइन लाइव वालों भाई साहब, ये इधर तो गधे बैठे हैं, इधर सब 4-5 लोगों ने देखी है। तुम में से कितने लोगों ने देखी है? क्या है कराटे किड में? शाहरुख खान है, हाँ हाँ, जैकी चैन है। ये कुछ और बोल रहा था। जैकी चैन कैसे दिखता है बता? हाँ, और उसमें कौन है? और एक कौन है? अच्छा, फिर तो देखा है थोड़ा बहुत। सो कराटे किड मूवी में तुम्हें याद है, उसके अंदर वो एक स्टेप सिखाता है। अब वो तुम देखे नहीं हो तो अब क्या बताऊं, तुम्हारे तो चेहरे ही नहीं देखने, मुझे ऑनलाइन वालों से बात कर लेता हूं मैं, क्यों मैं क्या बात करूं ना अभी तुमसे, तुमने देखा ही नहीं तो क्या बात करूं। हाँ, और वो जब जैकेट डालने का उसके बाद में, तो जैकेट डालने के बाद में कैसे सिखा, खुश होना सिखाता। आई मीन जैकी चैन के तुम कुछ इंटरव्यूज देखोगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा कि मतलब वो बंदा बात कैसे करता है यार, कितने बेसिक से उठा हुआ बंदा है वो जैकी चैन। जैकी चैन का बेटा जेल में गया हुआ एक बार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग इट मैटर ऑफ फैक्ट। तो जैकी चैन ने उसके बारे में क्या चीज वस्तु बोली है और किस तरीके से एक्सप्लेन किया, उससे आपको पता चलता है कि कितना सिंसियरली वो उस मूवी में भी काम किया होगा और क्या चीजें बताई थी। एक बार मौका मिले तो जरूर देखना जैकी चैन क्या बोलता है। बहुत अच्छी चीज बोली उन्होंने कि आजकल के बच्चे कैसे बैठते हैं, उठते हैं, करते हैं, हाउ दे टॉक, फैंटास्टिक वे ही हैज एक्सप्लेन्ड इट। सो बोलने का तात्पर्य क्या था कि यहां पर कि जैकी चैन ने जो फर्स्ट चीज वहां पर सिखाई थी, वो सिखाई थी एटीट्यूड, हिज आर्म्स, ही वाज मेकिंग इट स्ट्रांग। मैं उसी तरीके से आपको बता रहा हूं कि अभी नहीं करा सकता इसका मीनिंग क्या है, बट जब तुम इसमें ही स्ट्रगल करते रहोगे, जब मैं बोलूं ना कि एक्सेप्शनल आइटम तो क्लिक होना चाहिए, हाँ पढ़ा था, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम, तब मैं जब जाके बोलूंगा ना कि AS5 में एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम आता है तब समझेगा, AS5 में एक्सेप्शनल आइटम आता है तब समझेगा, टैक्स एक्सपेंस में करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स आया था तब AS22 में चीजें क्लिक होगी, EPS में जब डाइल्यूटेड और बेसिक में बोलूंगा AS20 में तब क्लिक होगा आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन AS9 में जब बात करने लगूंगा ना कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है तब क्लिक होगा, अदर इनकम में रॉयल्टीज इंटरेस्ट के बारे में बात करूंगा तब वो क्लिक होगी चीजें। बट पहले ये जहां पर जाने वाला वो जगह तो पक्का करो, से यस। सो आशा करते हैं कि आप सभी लोग मेरे साथ ये फॉर्मेट को याद करने के लिए रेडी रहेंगे। पहले मैं तुमको बताऊं कि मैं डिवाइड करता हूं किसी भी चीज को, बोलू क्या?
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 ही है। तो बताओ तुम्हारे कितने होंगे जिंदगी में रेवेन्यू? 2 ही होंगे। एक डॉक्टर की कितनी रेवेन्यू होती है? 2 ही है। किसी भी व्यक्ति की मैक्सिमम रेवेन्यू कितनी हो सकती है? 2 ही। कौन सी 2? एक जो धंधा करता है वो, और अदर इनकम। विराट कोहली की कितनी इनकम है? 2। कौन सी 2? क्रिकेट, राइट, शेयर से इंटरेस्ट मिलेगा करेगा, राइट। जो उनका मेन मुख्य व्यवसाय है उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और बाकी की सारी इनकम क्या है? अदर इनकम। सर व्यवसाय एक से ज्यादा हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा 2 व्यवसाय है तो उस केस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2 जगह से आ सकती है। जैसे एक आध व्यक्ति का, या फिर अगर हम ऑटोमोबाइल फैक्ट्री की बात करेंगे तो उसके अंदर आपको रेवेन्यू मिलती है फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड फ्रॉम सर्विसिंग ऑल्सो। सर्विसिंग, गाड़ी या सर्विस नहीं होती क्या? ओह यस। फिर वैसे बर्जर पेंट्स, बर्जर पेंट्स की भी रेवेन्यू 2 जगह से आती है। बर्जर पेंट्स रेवेन्यू एक कौन सी? पेंट बेचते हैं और साथ साथ आपको पेंटिंग सर्विसेज भी देते हैं, राइट। सिमिलरली राजा बेटा जी, अगर आप टीसीएस की बात करेंगे तो ऐसी कई सारी जगह है, ऐसी कई सारी चीजें जहां पर उनकी रेवेन्यू 2 जगह से आ सकती है। एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस एंड रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ सर्विस, सेल ऑफ सर्विस माने मैं आपको जो दे रहा हूं वो सेल ऑफ सर्विस है, और सेल ऑफ गुड्स मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा जो ट्रैक्टर्स बेचते हैं वो सेल ऑफ गुड्स है। से यस। आईटीसी की बात करें, इंडियन टोबैको कंपनी, तो उनकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम सेल ऑफ सनफिस्ट बिस्किट है, राइट, सिगारेट्स है, राइट। अन्नपूर्णा आटा, कितने लोग अन्नपूर्णा आटा खाते घर में? नहीं, आटा कैसे खाओगे? आटे से बनी हुई रोटी। अन्नपूर्णा आटा, दिस ऑल बिलोंग्स टू आईटीसी। सो दे हैव गॉट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। बट जब होटल की बात आएगी तो वो क्या बन जाएगा? सर्विस। बोला हाँ प्यारे प्यारे बच्चों। सो बेटा जी मुझे नहीं पता, चलो पहले वाला कौन सा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और फिर क्या है? अदर इनकम, फिर टोटल। 3 तो ऐसे याद हो गए, किसी को बताना मैं? फिर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में बहुत है। एक्सपेंसेस में मैं आपको बताता हूं, पहले 3 चीजें होती है, 3 चीजें होती है। तुमको खुद को ही देख लो, पहले तुम रॉ मटेरियल थे। तुम हंस क्यों रहे हो ना लाइको? मैं सही बोल रहा हूं, अभी तुम रॉ मटेरियल हो। हाँ नहीं, अभी नहीं, मतलब 10-12 तक तुम रॉ मटेरियल थे। अच्छा तुम वहां पहुंच गए थे क्या? ज्यादा पहले मत पहुंचो। पहले तुम कौन थे? जानवी रहने दे, तेरे को नहीं समझेगा बेटा, अभी अपन अभी छोटे हैं पिल्लू, रिलैक्स। सो पहले क्या, वो ऐसे सीरियसली देखती रहती, क्यों हंस रहे? अब मैं क्या बताऊं उसको क्यों हंस रहे? मुझे नहीं पता जानवी, मैं नहीं देख रहा तेरे पास। तो पहले क्या था बेटा जी? रॉ मटेरियल, मतलब 10 तक तुम रॉ मटेरियल थे सीए के एंगल से। अभी तुम सीए बन गए हो क्या? अभी तुम वर्क इन प्रोग्रेस हो, मतलब डोंट टेक इट लिटरली, बट सीए वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। फिर जब एक बार तुम बन जाओगे फिर फिनिश गुड्स, यस। सो बेटा जी एक मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया में 3 लेवल पर स्टॉक का क्रिएशन होता है। पहले होता है रॉ मटेरियल, फिर होता है वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर होता है फिनिश गुड्स, ठीक है। और बेटा जी कुछ लोग ऐसे नालायक होते जो कुछ नहीं करते। संतोष सीए की क्लासेस करता है बट कुछ नहीं करता सीए का। तो घर जाके पढ़ाई करता है, कुछ क्लास में लिखता है, ये मेरा बॉस, कुछ नहीं करता है। समझ आ रहा है? तो ऐसी कुछ आइटम्स होते हैं जो जन्मजात जब पैदा हुए तभी उनको दर्जा मिला स्टॉक इन ट्रेड। डायरेक्टली ट्रेडिंग करो इनमें, तुम्हारे को तो डेवलप होना पड़ेगा भाई। तुम पहले रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड्स बनोगे। ये भाई साहब डायरेक्टली ऊपर से ही ऐसे आए स्टॉक इन ट्रेड में। सर क्या बड़बड़ कर रहे तुम? हाँ, अब मैं तुमको थोड़ी सी बकवास करने के बाद में अब समझ में आता है। देखो बकवास का बड़ा फायदा होता है, बकवास के बाद में बहुत जल्दी समझ में आता है। देखो मैं आपको बताऊंगा कि एक कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। कैन वी टॉक अबाउट एनी कंपनी यू वुड लाइक टू हैव? हाँ एल&टी को जाने को, अभी छोटा छोटा कंपनी की बात कर, मैं बात कर लेता हूं। कुछ खाने में पसंद है आपको? क्या? हाइड एंड सीक? अरे यार मेरा फेवरेट बिस्किट है, हाइड एंड सीक ले लेते। सो हाइड एंड सीक में वो चॉकलेट चिप्स, राइट, वो जो है ना उसके अंदर वो कौन है, उसका बंदे का नाम दिखाया, ऋतिक रोशन, उसको बनाते हुए दिखाया। तुमने हाइड एंड सीक की एड नहीं देखी? You haven't seen hide and seek ad? Then I think I have to show you that first. क्योंकि यार इस बार में हो ना, मैं थोड़ा सा
क्या बोल रहे हो उसको यार, पर कुछ और ओपन हो गया तो मुझे टेंशन लगता है यार। ये पर YouTube, ए सुनना, इसमें इंटरनेट कहां से आएगा रे? बोल रहे इंटरनेट ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हाइड एंड सीक की ऐड है जिसके अंदर ऋतिक रोशन ने फर्स्ट टाइम हाइड एंड सीक को इंट्रोड्यूस किया था, बट शायद मुझे लगता है वो हमारे जमाने की बात थी। ऋतिक रोशन ने हाइड एंड सीक की ऐड करी थी, राइट? और उसमें वो एक्चुअली, मैंने ये ऐड इतना मुझे बताने की आपको इच्छा हुई क्योंकि उसके अंदर वो एक्चुअली हाइड एंड सीक बनाते हुए दिखाया उसको। वो बना रहा है रात को बैठकर, मत भरोसा रखो। उसमें चॉकलेट चिप्स डाले उसने, हाँ उसने बहुत रोमांटिक तरीके से डाले हैं। मैं एक बार फैक्ट्री में चला गया उसको देखकर, फिर उसके बाद में पता चलता उधर तो मोटा तूंद वाला आदमी ऐसा डाल रहा था, बड़ा गंदा लग रहा था मुझे, है ना। उसमें बड़ा रोमांटिक तरीके से डाल रहा था, और फिर उधर ही लड़की आ जाती है वो भट्टी में ही, और उधर वो भट्टी में आकर वो लड़की खाती है और प्यार में गिर जाती है। मतलब बेस्ट है, मतलब ये भट्टी को इतना फैंटेसाइज करने का काम जो किया है ना, वो हाइड एंड सीक ने किया। बट एनी विच वेज, सो हाइड, ए भाई नहीं जुड़ रहा इंटरनेट भाई, तो सुन। सो मैं बोल रहा हूं कि ये जो चॉकलेट चिप्स है, फिर उसके अंदर और क्या, चोको पाउडर होता है, कोको पाउडर वगैरह, चोको या कोको, कोको पाउडर, कोको पाउडर, और क्या होता है भाई साहब, कुछ चॉकलेट होगा और कुछ वो क्या, उसको क्या बोलते हैं यार, मैदा रहता है, क्या रहता है, हाँ क्या बोलेंगे उसको, बोल दे यार वापिस एक बार बोलते, सुन, फ्लावर, ओके, FLOUR, फ्लावर, फ्लावर, हम इसको फ्लोर बोलते थे, दैट इज, मैं तो ऐसे ही बोलता था भाई, क्यों जुड़ू। और मुझे ये कंफ्यूजन हमेशा रहता था कि इसको भी फ्लोर बोलते हैं, इसको भी फ्लोर बोलते हैं, और अब तू फ्लावर बोल रहा है तो अब मेरे को कंफ्यूज हो गया, जो घर में मेरे उगते हैं वो क्या है, वो पुष्पा ने बोला वो क्या है मुझे नहीं पता। तो ठीक है, तू बोल रहा है फ्लावर तो फ्लावर, फ्लावर, ठीक है। तो ये सब चीजें बेटा जी आपका बनेगा RM, रॉ मटेरियल। फिर इसको एक साथ मिक्स किया जाता है, इसमें घी वगैरह बटर वटर डालकर, क्रीम डालकर इसको मिक्स किया जाता है, और मिक्स कर एक दिन वो थक गया, कौन, ऋतिक रोशन, वो चला गया। तो जब वो चला गया आधा अधूरा छोड़कर, वो जो आधा अधूरा काम है वो WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस। वो नेक्स्ट दिन आता है, उसको बेकिंग ट्रे में डालकर उसको बेक करता है, और बेक करने के बाद में मस्त कुकीज निकलती है सर जी, 3rd लेवल पर। इट इज कॉल्ड एज फिनिश गुड्स। राजा बेटा जी रॉ मटेरियल की स्टेप इन स्टेप से चलती है, एग्रीड। और राजा बेटा जी आगे चल के मैं आपको बताता हूं, एक कंपनी है जिसका नाम है डीमार्ट। डीमार्ट मैगी बनाती है, बोलो हाँ, नेस्ले बनाती है, बिल्कुल सही। सो डीमार्ट उसको बेचती है। डीमार्ट में आपको मिलता है कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, दंत कांति, विको वज्रदंती, और क्या कह रहे, कौन सा, मिसवाक, और क्या, हाँ पतंजलि का बोला ना, दंत कांति, हिमालय, राइट, सेंसोडाइन, क्या आपको दांतों में दर्द है, और वो दांतों में नमक वाला वो भी, सब उधर मिल रहे हैं। सो डीमार्ट वाला उसको बना रहा है कि खरीद कर बेच रहा है। सो बेटा जी मैं आपको बता रहा हूं, उसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। तुमको पता है मैंने इस स्टॉक को समझाने के लिए आपको थोड़ा सा समय लिया, बट आपके दिमाग में रजिस्टर हो गया। ऋतिक रोशन, रोमांटिक मोमेंट इन भट्टी, जिसके अंदर 3 चीजें हमने समझी कि भाई रॉ मटेरियल कौन सी प्रोसेस से जाता है। जो अब ये फर्स्ट प्रोसेस है, अकाउंट्स में भी सीख लो, ये चॉकलेट चिप्स कहां जाएंगे सर, ये कंज्यूम्ड में जाएंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या बोलेंगे हम, RM कंज्यूम्ड। सो RM कंज्यूम का फॉर्मूला है बेटा जी, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। झूठ मत बोलो, ये किया था हमने फाउंडेशन में, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, क्या NPO मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भी किया था, से यस। सो बताओ RM कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एग्रीड। दूसरा वाला क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का फॉर्मूला है चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला है बेटा जी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्योंकि आप वर्क इन प्रोग्रेस को बाय नहीं कर सकते। ओ कुछ ही बोलते क्या, रॉ मटेरियल बाय हो सकते, चॉकलेट चिप्स, वो बनाया हुआ फ्लोर बाय नहीं करते तुम। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो आधा अधूरा बना हुआ माल, राइट, कहां पे, हमारी फैक्ट्री में। सो बेटा जी वर्क इन प्रोग्रेस के लिए फॉर्मूला क्या, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, से यस। फिनिश गुड्स के लिए भी फॉर्मूला है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तुम पूछोगे क्यों,
क्योंकि बेटा जी फिनिश गुड्स भी आप बाय नहीं करते हो, आप मैन्युफैक्चर करते हो। जब कभी भी आप शब्द यूज करो ना फिनिश गुड्स, तो समझना वो आपने बनाया। बट जब कोई व्यक्ति शब्द यूज करे स्टॉक इन ट्रेड, तब समझना कि वो बाय किया था और अब हम सेल कर रहे हैं। एग्रीड? सो बेटा जी फिनिश गुड्स की प्रक्रिया में आपकी स्टोरी बनती है परचेस से ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिर फिनिश गुड्स। और बट जो ट्रेडिंग एंटिटी होता है उसमें बनता है स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड के लिए बेटा जी दो आइटम आपको लेने पड़ते हैं। परचेसेस अलग से, याद आ रहा है ट्रेडिंग में आप परचेस करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट नाम शब्द सुनो, टीचर सही सिखाती थी। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब जिसमें ट्रेडिंग चल रहा है। सो ट्रेडिंग अकाउंट में आप परचेस लिखते थे, याद है क्या? और दूसरे लेवल पर यहां पर भी आता है चेंजेस इन इन्वेंट्री और उसका फॉर्मूला है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। साहिब सुनो ना, मैं आपको भी पूछता है, तुमको याद हो जाएगा। देखो पहले ऋतिक रोशन को याद कर लेंगे, ऋतिक रोशन के साथ में फिर अकाउंट्स में उसको कहां कहां ले जाएंगे वो याद कर लेंगे, हो गया अपना काम। सो ऋतिक रोशन पहले क्या देखता है? चोको चिप्स। तुम विजुअलाइज कर लेना, चोको चिप्स और क्या 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 फ्लोर, फिर और क्या क्या वो बटर, कोको पाउडर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हैप्पी? ये सब चीजें क्या बनती है? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का आप क्या लेते हो? कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड का फॉर्मूला बोलो, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, वो रॉ मटेरियल का कंज्यूम्ड। डब्ल्यूआईपी कभी परचेस नहीं होता है, डब्ल्यूआईपी बनता है, तो उसका फॉर्मूला होता है चेंजेस इन इन्वेंट्री ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। इंग्लिश में बोल के बताओ क्या? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। और जो तीसरा होता है वो क्या होता है? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के लिए भी फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। जो स्टॉक इन ट्रेड होता है वो आप बाय करते हो, तो स्टॉक इन ट्रेड के लिए आप क्या लिखते हो? दो आइटम बनते हैं, एक परचेस अलग से और एक चेंजेस इन इन्वेंट्री ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अगर आंखें हैं तो खोलकर देखो, इधर इधर इधर, ये दिखा क्या? मैंने पहले क्या लिखा? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। मैंने इसीलिए पहले आपको अच्छे से प्रेम से समझाया कि मैं आरएम जानबूझकर लिख रहा हूं, क्योंकि ऋतिक रोशन अभी आपको इधर दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ आरएम कंज्यूम। दूसरे लेवल पर बेटा मैंने क्या लिखा है? परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। याद आ रहा है? मैंने बोला स्टॉक इन ट्रेड अलग से लिखेंगे। उसके आगे अगर आप जाएंगे तो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। जरा देख लो, मैंने इधर यही बोला था ना कि वर्किंग प्रोग्रेस के लिए हमने बोला ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, चेंजेस इन इन्वेंट्री। फिनिश गुड्स के लिए मैंने बोला ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, चेंजेस इन इन्वेंट्री। और मैंने स्टॉक इन ट्रेड के लिए भी क्या बोला था? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ये लो कर लो बात, हो गई चीजें आपको याद। आरएम का कंज्यूम लिखेंगे, स्टॉक इन ट्रेड का परचेसेस लिखेंगे, बाकी की सारी इन्वेंट्री का ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, दैट इज कॉल्ड एज चेंजेस इन इन्वेंट्री। हैप्पी? यस। मेरे को नहीं समझा, पहले क्या लिखते? कॉस्ट ऑफ आरएम कंज्यूम्ड, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ। अब देखो आरएम तो नहीं ले सकते, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड्स, फिर स्टॉक इन ट्रेड। बात खत्म हो गई। हैप्पी? ये स्टोरी आपको याद रह जाएगी कि याद कराऊं? हो गई। हम बालक थे तब जब, हाँ अभी कौन से बढ़ गए हो तुम? अभी कोई प्यार मोहब्बत की तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, अभी भी बालक ही हो, अभी भी पढ़ाई पर ध्यान दो, समझे? देना पड़ता है बीच बीच में। ऑफिस में बैठा रहता हूँ आधे समय तो यही काम कर रहा होता हूँ, मुझे इसके लिए फीलिंग है, उसके लिए फीलिंग है, ऐसा बोर हो जाता हूँ कभी कभी। सीरियस नोट पर, और तुम मेरे पास देखो ही मत, मैं सब जानता हूँ अब तुम्हारे बारे में, तुम्हारे साथ में उठता बैठता हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा नहीं रहते, अम्मा पापा नहीं रहते, मैं रहता है। मेरे को मालूम है तुम क्या क्या करते। मम्मा पापा नहीं जानते, मैं जानता है अच्छे से। क्या मैं झूठ बोल रहा है? मैं झूठ बोल रहा है? बता दो मेरे मुंह पर, मेरे को मेरे मुंह पर मारो ऐसे झूठ बोल रहे बोलकर। तुमको सब मालूम है मैं सच बोल रहा है। बच्चा हंस रहा है उधर, खका खका खका। अरे साले एड़े, तुम्हें याद है? जान छोड़ो यार, मैं कहाँ खींच रहा हूँ बाल की। अच्छा ये यहाँ तक बात हो गई हमारी, अरे बाप रे, हाँ यहाँ तक बात हो गई। अब मुझे बताओ, वो वहां पर काम करने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? भट्टी में ओनर ही काम करेगा कि बाकी के लोग भी काम करेंगे? हाँ, तो तुमको भट्टी दिख गई, ऋतिक रोशन दिख गया, वो हीरोइन भी दिख गई, है ना? तो वो मूवी शूट करने के लिए उधर और लोग थे क्या? नहीं थे? थे। किसने शूट किया फिर? क्या कह रहा मैंने? बिल्कुल सही। सो वहां पर आएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ये दिख रहा है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ओ, सो मतलब पहले माल रहेगा, माल के बाद में एम्प्लॉयज। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया। फिर बेटा जी मुझे एक बात बताओ, क्या लोन लेना पड़ेगा क्या? नया नया बिजनेस है यार, लोन लेना पड़ेगा। इंटरेस्ट तो क्या आएगा? फाइनेंस कॉस्ट। और जो कोई भी आपने असेट ली,
लोन लेकर, उस पर क्या आएगा? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। और जिसका कोई नहीं उसका कौन है? अदर एक्सपेंसेस, बाकी के एक्सपेंसेस। तो एक बार स्टोरी समझ लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कितना आइटम? 2। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू में कितना आइटम? 2। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम, फिर वो टोटल रेवेन्यू आ गई। फिर जब हम वहां पर जाते हैं तो हमें पहले 4 टाइप के स्टॉक के बारे में पता करना होता है। पहले आरएम होता है, फिर डब्ल्यूआईपी होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तुझे एक बात बताता हूं, पर जब हम ऐसा कर खाने की कोशिश करते हैं ना किसी पढ़ाई को, तो वो जाती नहीं है। मतलब तुम्हें गलतफहमी हो गई है वो, तो करेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट P&L अकाउंट का अंदर चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो पहला वाला कौन सा? ए संतोष सुनना यार, एसी बंद है शायद। हाँ मुझे एक बात बताओ, पहला क्या है? आरएम, फिर कौन सा बेटा जी? डब्ल्यूआईपी, फिर कौन सा है? फिनिश गुड्स, और फिर चौथा कौन सा है? स्टॉक इन ट्रेड। आरएम का हम कंज्यूम लेते हैं, राइट बेटा जी। डब्ल्यूआईपी का हम चेंजेस इन इन्वेंट्री लेते हैं, फिनिश गुड्स का हम चेंजेस इन इन्वेंट्री लेते हैं, स्टॉक इन ट्रेड का हम परचेसेस लेते हैं, और राजा बेटा जी स्टॉक इन ट्रेड का हम चेंजेस इन इन्वेंट्री भी लेते हैं। तो जाहिर सी बात है मेरे पास 2 आइटम बन गए। पहला वाला क्या बना बेटा जी? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ आरएम कंज्यूम, फिर परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। अब मैंने सीक्वेंस थोड़ा सा इधर उधर किया, आप चाहो तो पहले ये बोल सकते हो फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, आपकी जैसी इच्छा। हैप्पी? यहां तक हम आरएम को हैंडल कर लेंगे। मतलब स्टॉक के 2 कितने आइटम हो जाएंगे? 3। आरएम कंज्यूम, फिर परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री, ऐसे 3 हो जाएंगे। 3 के बाद आपको मिलेगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर आपको याद रहेगा लोन लिया है, क्या आएगा? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट के बाद में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और फिर अदर एक्सपेंसेस। कितने आइटम है? 7। तो 3 किसके? स्टॉक के। 1 किसका? एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय को जो पैसे देना है या फिर जो कुछ भी खरीदी किया वो पहले लोन लेना पड़ा होगा। सो फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और क्या है? अदर एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन AS 10, फाइनेंस कॉस्ट AS 16, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस AS 15, और स्टॉक इन ट्रेड AS 20, मतलब क्या बोलते हैं उसको, 2 और भी बाकी के AS उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। आशा करता हूं कि आपको सभी को समझ में आया। अरे यार क्लास मिस कर रहा हूं, फेस टू फेस ऑनलाइन में मजा नहीं है। अरे फेस टू फेस में आ जाना। आगे बढ़े क्या? टोटल एक्सपेंसेस आ गए क्या बेटा जी? रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो आपको मिलेंगे, ध्यान रखना, तुम अगर किसी भी स्किल सेट में, किसको गिटार आता है इधर? इधर तेरे को तो आता है ना, कि तेरे को आता है गिटार? किसको आता है? तुम्हें कोई तो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आता है? मेरे को वहम हो गया। हाँ हाँ, अच्छा तुम में से किसी को कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आता है? क्या आता है? गिटार। और किसी को कुछ आता है? हाँ ड्रम्स। गुड। तो जब इनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं तो बेटा जी पहले ये क्या बनेंगे? एमेट्योर, मतलब नॉर्मल। फिर उसके बाद में क्या बनेंगे? एक्सेप्शनल में भी, एंड देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्सेप्शनल, कभी टीचर ने तारीफ नहीं करी तुम्हारी? एक्सेप्शनल, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसे ही होता होगा ना। सो ध्यान से सुन लेना। पहला आपका आएगा, ए छोरी मैनिक्योर पेडिक्योर, इधर ध्यान दे, वो नाखून कुछ फायदे के नहीं है, इसको अभी जो कर रही है ना वो चले जाएंगे, बट जो बुद्धि में जाएगा ना जिंदगी भर रहेगा। जब तू दादी नानी बन जाएगी ना तब भी पोतो पोतियों को सिखाएगी, ये जे खमैशे पदा कर चेचे, ये नाखून झड़ जाएगा बेटा तब तक। ठीक है, ध्यान दे इधर। समझाने के तरीके ऐसे है ना। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बेटा अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने शब्द क्या यूज किया? प्रॉफिट बिफोर, पहले एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। जानबूझकर मैंने बताया कि ड्रम्स खेलते तो पहले तुम क्या बनोगे? एक्सेप्शनल, फिर क्या बनोगे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर एक्सेप्शनल आइटम को क्या किया आपने? लेस या ऐड, जो कुछ भी है। फिर बेटा जी उसके बाद में बनेगा आपका प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। मतलब अब एक एक आइटम निकलता जाएगा इसमें से। एक्सेप्शनल के बाद में हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब बेटा जी हम क्या करेंगे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को डिस्क्लोज करेंगे, और फिर हमारा क्या बन जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में फिर हम लेस करेंगे टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस में 2 आइटम, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। और फिर हमारा आएगा बेटा जी प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अब ये क्या होता है आगे देखेंगे, कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन AS 24। तो फिर बेटा जी नेक्स्ट लाइन पर हमें यहां लिखा प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, फिर उसका टैक्स एक्सपेंस।
टैक्स एक्सपेंस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, देन प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, और राजा बेटा जी फिर हम लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड विच इज नथिंग बट 14 प्लस 11, और फिर बेटा जी हम अर्निंग पर शेयर निकाल देंगे, कौन सा, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर एंड बेसिक अर्निंग पर शेयर। याद करना है बेटा, ये करवा सकता हूं मैं अगर तुम ध्यान दोगे तो। पहला आइटम रेवेन्यू 2, फिर 7 आइटम एक्सपेंसेस के, फिर हमें ध्यान में रखना है कि पहले हम बनते हैं एक्सेप्शनल, फिर बनते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट। एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बाद में हम लेस करते हैं टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस में 2 आइटम, आई एम सॉरी, टैक्स एक्सपेंस नहीं, हाँ नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को लेस करने के बाद में बेटा जी हम लेस करते हैं टैक्स एक्सपेंस। बट टैक्स एक्सपेंस कौन से हो जाते हैं, 2, करंट एंड डेफर्ड, बराबर है ना, करंट एंड डेफर्ड। मैं जैसे कर रहा हूं ऐसे ध्यान में रखो, टुकड़े टुकड़े में डील करते हैं। सो बेटा जी पहले क्या होगा, 7 आइटम एक्सपेंस, रेवेन्यू के 2 आइटम, एक्सपेंस के 7 आइटम, फिर एक्सेप्शनल को अलग दिखाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को अलग दिखाएंगे, और राजा बेटा जी फिर हमारा क्या आएगा, टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस में बेटा जी करंट और डेफर्ड, उसके बाद में ये कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का आएगा सेल्स, फिर वैसे ही किसका आएगा, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का आएगा। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का आने के बाद में कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग को ऐड करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, प्रॉफिट, ओके। और प्रॉफिट में से ये हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेट ईपीएस, एग्रीड। ईपीएस कैसे निकलेगा, बेसिक और डाइल्यूटेड। सो बेटा जी इसमें से मैंने आपको बताया था कि यहां तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर कौन से यहां तक इंपॉर्टेंट है बेटा जी, 5 तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एकेडमिक्स में यहां तक सबसे ज्यादा अभी तक आता रहा है। सो पहले एक बार याद कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम किस चीज पर डील करेंगे, ध्यान से देखना कि आप पहले ये देखेंगे कि आपको कितना आता है, एंड यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट फर्स्ट। वंस यू आर हैप्पी फॉर व्हाट यू नो, देन विल बी हैप्पी फॉर व्हाट आई वांट टू नो, देन द थिंग्स विल बिकम स्मूथ लाइन। तो ये अभी ऐसा कोई बच्चा है जिसको सब कुछ आ रहा है इसमें, नहीं, तो मतलब तुमको ये पता चल गया कि सब कुछ सभी को नहीं आ रहा है। अच्छा, करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट, यस। तो अब हमको क्या करना है कि लास्ट में इस लेक्चर को जब हम छोड़ेंगे तो हमें पूरा पीएनएल का फॉर्मेट कंठस्थ चाहिए। और जब आप इधर से बाहर जाओगे और कभी बस में चढ़ोगे, रिक्शा में बैठोगे, जाओगे, तब तुम्हें अच्छा फील होगा। तुम किसी को देखोगे तो तुम्हें फील होगा, इसको नहीं आता है, मुझे आता है, आई नो इट। तो अच्छा फीलिंग नहीं आएगा, नहीं आएगा, बहुत भारी लगेगा, तब तुम खुद की इज्जत करने लगोगे, एग्रीड, हाँ। सो पहला वाला कौन सा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर अदर इनकम, ये 2 आइटम क्लियर है, 1 और 2, फिर टोटल ये आ गया। फिर उसके बाद में एक्सपेंसेस में बेटा जी हमने स्टॉक को डिस्कस किया था। स्टॉक कितने हैं, 4। आरएम का कंज्यूम्ड होता है, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड होता है, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ये क्लियर है। फिर उसके बाद में बेटा जी क्या होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर फाइनेंस कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर अदर एक्सपेंसेस। सो बेटा जी ए माइनस बी करेंगे, दैट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, यू विल गेट व्हाट, प्रॉफिट, एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर हम क्या लिखेंगे, एक्सेप्शनल आइटम, तो फिर हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को एडजस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हम क्या करेंगे, टैक्स एक्सपेंस एडजस्ट करेंगे जिसके अंदर आएगा करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। फिर हमारा आएगा प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। जैसा प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन आया वैसे ही प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, उसका टैक्स एक्सपेंस एडजस्ट करेंगे। प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन और फिर टैक्स एक्सपेंस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, और फिर हमें मिलेगा प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, यस और नो, एडजस्ट करने के बाद में। फिर जो कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का है दोनों को क्या करेंगे, ऐड। सो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये टोटल प्रॉफिट होगा। और फिर बेटा जी आप क्या करेंगे, अर्निंग पर शेयर निकालेंगे विच इज बेसिक प्लस डाइल्यूटेड। बेटा पिछली बार से इस बार इजी होगा, ठीक है, एक बार वापस रिवाइज करेंगे। अच्छा, तुमने आज चीज एक सीखी कि मैंने पूरा एक साथ नहीं सीखा, टुकड़ों टुकड़ों में सिखाया है ना, तुम्हें भी टुकड़ों टुकड़ों में करना। सो जल्दी से बताओ मुझे, पी एंड एल अकाउंट पहला वाला क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, फिर टोटल आएगा, फिर क्या करेंगे, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में फर्स्ट आइटम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वेरी गुड, फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री, राइट, ऑफ व्हाट,
वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, आप उल्टा भी बोल सकते हो, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर फाइनेंस कॉस्ट, फिर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, फिर अदर एक्सपेंसेस, राइट, फिर टोटल एक्सपेंसेस मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, यू विल गेट व्हाट, प्रॉफिट और लॉस, हाँ नहीं, बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर एड लेस एक्सेप्शनल आइटम, फिर क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर एड लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर आपका क्या आएगा, प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स, फिर उसमें से क्या है लेस करेंगे, टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स, सो आपको मिलेगा प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, फिर आप हेडिंग लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, एड लेस टैक्स एक्सपेंस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, फिर आपका मिलेगा प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, और फिर बेटा जी अर्निंग पर शेयर बेसिक एंड डाइल्यूटेड। मजा आती? गुड। तुमको आज मेरे पर भरोसा नहीं होगा तो तुम्हारे इंटरमीडिएट के जो भाई बहन होंगे उनको एक बार P&L का फॉर्मेट पूछ लेना और बता दे तो मुझे आके बताना, क्योंकि उनको इतना नहीं था, तुमको है। सो फील गुड अबाउट इट। तुम एक्चुअली सबसे क्लोज गए हो इंडस्ट्री के, इंडस्ट्री के बहुत करीब जाओगे तुम, क्योंकि तुमको पूरा एंड टू एंड पता चलेगा। सो जैसे मैं बोलता हूं, आपको मैं एक चीज बताता हूं, किधर है, तुम एक 2 मिनिट देता का मला प्लीज। ए गवाळी 2 मिनिट रुक। ये देखो, ये अर्निंग पर शेयर है, किसका, रिलायंस का, आई थिंक रिलायंस का ही है ना, यस रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तुमको मैंने बोला तुम सबसे ज्यादा क्लोज हो, देखो तुमको अभी ये चीजें क्लियर होगी। फेस वैल्यू पर इक्विटी शेयर है, ठीक है, बेसिक अर्निंग पर शेयर दिख रहा है, फिर बेसिक अर्निंग पर शेयर आगे क्या लिखा, आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम, फिर बेसिक अर्निंग पर शेयर बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर द स्टेटमेंट ऑफ P&L एट्रिब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम और बिफोर एक्सेप्शनल आइटम वगैरह वगैरह, फिर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, ये सारी चीजें लिखी हुई है। सो बेटा जी ये शब्द अब आप देख पा रहे हो तो आपको ये क्लिक तो हो गया होगा कि तुम इंडस्ट्री के सबसे नजदीक हो, समझे। और मैं मजाक नहीं करता हूं, आपने पूछना, और मैंने जो टाइम लिया, तुम बोलोगे कि सर इतना टाइम क्यों लिया, मैं बहुत श्योर हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। जब मैं आपको पढ़ाते वक्त ये लिख सकता हूं कि इधर RM लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, तो मैं बहुत प्लान करके आया हूं कि मुझे क्या क्या स्टोरी बना के आपको करवाना है। सो बाकी के लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता, बट मुझे ये बात तय पता है कि अगर किसी समय आपको फॉर्मेट पूछ लिया गया इंटरव्यू में कि इसका फॉर्मेट बताओ, और जिस तरीके से अगर आपने फॉर्मेट बता दिया और अगर कोई अटक अटक के बताएगा, इसमें रात दिन का फर्क है। और आप ये भी चीज मानोगे कि अगर ये फॉर्मेट आ गया तो आगे आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो अभी हम स्लो है बट आगे हमारी स्पीड अच्छी जाएगी। सो आशा करता हूं कि आप इस चीज को करेंगे। बेटा इससे ज्यादा मैं अभी आपको समझाना नहीं चाहता, क्योंकि वो फिर क्या हो जाएगा ना, ओवरवेट हो जाएगा। अगर ये कल घर पे पढ़ के आओगे तो आपको इजी हो जाएगा। सो क्या क्या पढ़ के आने का है, बैलेंस शीट और क्या P&L। तो अभी अपन क्या करेंगे, एक जुगलबंदी कर लेते हैं कि कितना बैलेंस शीट आता है और कितना P&L आता है। तो आज मैं जो इसमें डालने वाला था डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ इसकी बुक्स डालूंगा स्टॉक मार्केट की। आज मैं जो बाकी की चीजें डालने वाला था वो नहीं डालूंगा, क्योंकि वो एक्सेस नहीं पढ़ना है। तो मैंने पहले बोला था बट मुझे लगा था कि हो जाएगा, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट जोन नाउ। हैव यू ऑल गॉट दिस पॉइंट क्लियर? सो मैं कौन सी बुक्स डालूंगा आज, सिर्फ स्टॉक मार्केट की बुक्स डालूंगा और बाकी की बुक्स नहीं डालूंगा। स्टॉक मार्केट की जो बुक्स है वो किसके रिलेटेड है बेटा जी, हाउ टू गेट दिस, क्या बोलते हैं उसको, हाउ टू आइडेंटिफाई दी स्टॉक्स, उसके ऊपर है। तो उसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस की बुक्स पढ़ना, एक 7-8-9 बुक्स में डाल रहा हूं, वो देख लेना। आगे अपन विस्तार में बात करते रहेंगे, जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे तो अपन चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। सो अभी एक बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लेते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स, करंट ईयर फिगर, प्रीवियस ईयर फिगर, फिर पहला क्या होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फिर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा बोलने का, अभी तक नहीं आ रहा है आपको बोलने के लिए, अटक रहे तुम।
फिर क्या आएगा बेटा जी आपका करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन एंड अदर करंट लाइबिलिटी आ सकता है। फिर असेट साइड में जब हम जाते हैं तो असेट्स और नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में पीपी के 4 बच्चे होते हैं। पहला वाला पीपी, फिर उसके बाद में इंटेंजिबल असेट्स, फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और फिर इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बाद में डेफर्ड टैक्स असेट, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट असेट्स। फिर जब हम करंट असेट्स में जाते हैं तो पहला वाला आता है हमारा शॉर्ट टर्म बोरिंग नहीं रे भाई, करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट के बाद में हमारा आता है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट असेट्स एंड ऑफ कोर्स एक रह गया शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस उसके ऊपर होता है। एग्रीड। ये बैलेंस शीट की टोटल हो जाती है, बैलेंस शीट खत्म। फिर अब जब हम आगे जाते हैं तो पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट में रेवेन्यू के 2 आइटम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम, टोटल ए। फिर एक्सपेंसेस में बेटा जी पहला वाला आता है आपका आरएम कंज्यूम, फिर परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। अब स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश गुड्स में फर्क समझ में आता है। स्टॉक इन ट्रेड जो हम सिर्फ ट्रेड करते हैं और फिनिश गुड्स जो हम खुद बनाते हैं। फिर राजा बेटा जी उसके बाद में आता है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फिर फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। फिर आपका टोटल एक्सपेंस आ जाता है। फिर ए माइनस बी करते हैं तो आपको आता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिर एक्सेप्शनल आइटम को एडजस्ट करते हैं। फिर प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को एडजस्ट करते हैं तो फिर आपका आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आप क्या करते हो उसमें से टैक्स एक्सपेंस लेस करते हो जिसमें आता है करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। फिर आपका आता है प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। उसी तरीके से आप लिखना शुरू करते हो प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन और फिर आप उसमें से करते हो टैक्स एक्सपेंस ऑन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन और फिर आता है आपकी नेट प्रॉफिट फ्रॉम द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। फिर कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग को ऐड करते हो तो आपको लिखते हो प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड और फिर आप लिखते हो अर्निंग पर शेयर बेसिक एंड डाइल्यूटेड। हैप्पी? क्लियर? फास्ट हो रहा है कि ठीक है स्पीड? अभी मुझसे कुछ अपेक्षा है तो बता दो। अच्छा, मैंने अंदर का कुछ माल समझा है? नहीं, क्योंकि वो समझाऊंगा तो बैंड बज जाएगी। आपको अभी क्या है कि ये फॉर्मेट पहले ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम स्ट्रगल नहीं करेंगे कि मैं कौन से एरिया की बात कर रहा हूं। फिर आप मस्ती में इसको करके आगे ले जाओगे। बोल गुड़िया। हाँ बोल बेटा। आरएम का नहीं लिखा सर मैंने, ओपनिंग। हाँ यू हाथ मिला भाई, हाथ मिला। तो यार बहुत इंप्रेस करता है यार, तो फाउंडेशन में बहुत इंप्रेस करता। बहुत भारी चीज पूछी उसने, कितना दिमाग लगा। उसने बोला कि सर व्हाई नॉट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यू रोट ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। सर आई एम ऑन द एक्सपेंस साइड, इजंट इट? रेवेन्यू साइड में नहीं हूं। अगर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करूंगा तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट को याद करोगे तो क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, सो दैट वुड बी अ टर्न ऑफ अ रेवेन्यू, but I am on the expense side. So when I am on the expense side, I have to write down opening minus closing. Is that okay? मैंने जो बोला बिल्कुल सही बोला, और मुझे ये भी पता है कि ये चीज़ कहाँ से आई, क्योंकि ये मुझे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक था क्या था, आई डोंट नो, बट देयर वाज दिस आइटम इन द प्रीवियस सम बुक्स जहाँ पर वो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बताते थे, बट आई एम एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट, इट्स ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ठीक है, आगे आऊंगा तो बताऊंगा, जब मैं फैक्ट नंबर्स पर काम करेंगे ना तब करेंगे। अभी मैंने बराबर बताया ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। काय को टेंशन ले रहे बिंदास जाओ तुम। अभी क्या करते तुम घर जाके? तुम इतने लकी हो बेटा, आई विल टेल यू, इतने लकी हो, क्योंकि अभी तुमको पढ़ने का भी इतना टेंशन नहीं है। घर में जाके जो करने का कर सकते हैं, और साथ साथ तुम जिस रफ्तार से और जिस लेवल पर अभी तुम हो, तुम बहुत भारी काम कर रहे हो। तुमको नहीं पता चलेगा ये, क्योंकि ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे जीवन की, कि जब कुछ चीज अच्छी हो रही होती है ना, उस आदमी को उसकी कदर नहीं होती है। पता है तुम्हें? मतलब भगत सिंह आज होते ना तो उनको आजादी की बहुत कदर होती है और इज्जत होती है। आज हमको नहीं है इतनी, जो हम स्वतंत्र भारत में पैदा हुए थे ना, तो हमें आइडिया ही नहीं कि भाई वो बंधन क्या होता है। चीज आजादी की कीमत सिर्फ वही समझते हैं। तो वही तकलीफ है कि तुम्हारी कीमत नहीं समझोगे, बस मुझे उसका कभी कभी मलाल रहता है। तो मैं अगर कई बार क्या होता है ना कि मैं मेरे जीवन में कैसे बढ़ा, क्योंकि मैं भी ऐसा एकदम साधारण व्यक्ति था, एकदम बहुत साधारण व्यक्ति रहे हम। तो जब हम ऐसे थे ना, तो हमारे बढ़ने के पीछे जो प्रक्रिया थी वो एकदम सिंपल थी, हम सरेंडर कर देते थे। मतलब हमको सर टीचर ने बोला ना, मेरे गुरु ने, मतलब मेरे गुरु की बातें आज तक याद है। मतलब मेरे को ऐसा सामने खड़े होकर बोल रहे ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब मुझे जिन्होंने मेरे को आज जिस लेवल पर मैं हूं, उसके लिए एक बहुत बड़ा योगदान दिया था अविनाश जोशी सर ने। ये बीएमसीसी कॉलेज के प्रोफेसर थे, रिटायर हुए, और मेरा घर उनके बगल में ही था। तो मैं अब कभी उनसे पढ़ा नहीं, उनका देहांत हो गया अभी 7-8 साल हो गए। तो मैं उनके साथ रहा था जब मैं रेंटेड हाउस में रहता था, और अभी अपकमिंग टीचर था।
क्या डांटते थे मेरे को, बाप रे बाप रे बाप, क्या डांटते थे। बट मैं कंप्लीटली सरेंडर करता था उनके सामने, और वो मेरे को सिखाते थे कि किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। मुझे नहीं लगता मैं आज ऐसा टीचर हो पाता अगर वो नहीं होते तो। दूसरे मेरे जिन्होंने हैंडराइटिंग एनालिसिस सिखाई, साइकोलॉजी में इंटरेस्ट मेरा वहां से डेवलप हुआ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे पढ़ना कभी पसंद नहीं था। आई नेवर लाइक स्टडिंग। तुम जो बोलते हो ना इधर साधु संत का बेस्ड बन के बैठते हो ना इधर, पढ़ना किसको पसंद है? मुझे तो नहीं था। तो मुझे नहीं था तो फिर देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द साइकोलॉजी एंड ऑल। तो जो साइकोलॉजी हमको पढ़ा है मिलिंद राजौरे सर, क्या समझाते थे। बट उनके पास जाते थे तो कंप्लीट सरेंडर कि आप बोल रहे हो ना, हाँ ठीक है सर। क्योंकि मैं ऐसा मानता था कि कई सारी चीजें ऐसी कि जो मेरी क्षमता समझने के बाहर है, अभी नहीं समझ सकता मैं कि वो क्या बोल रहे हैं। साइकोलॉजी में कुछ कुछ चीजें ऐसी पेश की जाती कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसा भी होता है क्या? यू जस्ट गो मैड लिस्निंग। मतलब आपके इमेजिनेशन के बाहर की चीजें होती, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता जब तक कि वो पढ़ू नहीं मैं। इट इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। सेगमेंट फ्रॉइड की तुम बुक्स पढ़ोगे, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि भाई ऐसा भी होता है क्या। उस समय एक ही चीज काम कर सकती है, वो है सरेंडर। क्योंकि अगर आप सरेंडर नहीं कर पाते हो ना तो नहीं। तो अगर आपको किस चीज के लिए सरेंडर करना है, मैं आपको बता रहा हूं कि आप अच्छा कर रहे हो तो कर रहे हो, खाली पुकट है ना बाऊ मत करना, बाकी तुम्हारी इच्छा। मैंने बहुत प्रेम से समझाया आपको, आप अच्छा कर रहे हो। अच्छा क्या, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हो अभी, ठीक है। जिस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूं, आपको देख रहा हूं, यू आर डूइंग ग्रेट, ठीक है। तो अभी आप टेंशन ना करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बेस्ट चल रहा है। अभी मेरे को प्यार से तुम क्या बोलेंगे? बाय बाय। ऑनलाइन लाइव के बच्चों, तुम्हारी कोई क्वेरी है तो पूछ लो मुझे। आज लॉ का लेक्चर नहीं है राजा बाबू, आज लॉ का लेक्चर नहीं है। लॉ के लेक्चर के बारे में आपको जल्द ही नोटिफिकेशन मिलेगी। कहां पर मिलेगी रे? हाँ, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, मैं भूल जाता हूं। टेलीग्राम और इंस्टा पर आपको वो उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और कुछ है क्या सर? 12th और 14th पॉइंट में फर्क क्या है? एक होता है कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और एक होता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अगर कल की तुमको न्यूज पढ़ने को मिले, रुको मैं तुमको न्यूज बता ही देता हूं, ठीक है। कंटिन्यूइंग पॉइंट नंबर 11 और 14 में क्या फर्क है? सो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एक न्यूज मैं एक इससे जुड़ा हुआ हूं। टन 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 टन, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट में आपको 13 और 14 का फर्क 2 मिनट में समझा देता हूं। ओ 2 मिनट थांबाओ, थांबाओ। अरे वो ढूंढना पड़ता है भाई। अरे वो शू पॉलिश किससे करते हैं अपन? शू पॉलिश किससे करते हैं? कौन सी ब्रांड है वो? हाँ ये मिल गया मेरे को, चेरी। चल झूठे, ये कौन पागल जैसे हंस रहा है सर? छोरी पागल हो गई है। ये देख बेटा, ये क्या लिखा है? इन शॉर्ट्स में न्यूज थी, कीवी टू स्टॉप सेलिंग शू पॉलिश इन यूके, सेज फीवर पीपल पॉलिशिंग देयर शूज। ओके, तुम्हारे को 2 चीजें बताता हूं। AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, ज्योग्राफिकल सेगमेंट, ऐसा कुछ एक शब्द सुन लो, अभी नहीं समझेगा कुछ बट सुन लो। AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग और AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। जब आप किसी जगह पर व्यवसाय को बंद कर रहे हो तो तुरंत बंद नहीं हो रहा है, वो लोअर स्केल पर होते होते फिर बंद होता है। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसका डिसीजन पहले ले लेते किसको बंद करने वाले। जैसे adidas ने डिसाइड किया कि रिबॉक को बंद करेंगे, पहले एक्वायर कर लिया बट चला नहीं पा रहे, बंद करेंगे। बट उसके आफ्टर सेल सर्विस तो देनी पड़ेगी ना, आप डायरेक्टली नहीं निकल सकते। भारत में से फिएट गायब हो गया, फिएट ने बंद कर दिया मैन्युफैक्चरिंग भारत में। फोर्ड ने भी डायरेक्टली बंद नहीं किया, अभी भी आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विस है उनके। बट उन्होंने ये डिसीजन दे दिया कि हम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, हम बंद कर रहे हैं हमारे ऑपरेशंस। सो बेटा जी क्या होता है कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस माने वो फाइनल हो गया कि इसको डिसकंटिन्यू कर रहा है, बट उसको करना है धीरे 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 धीरे। तो धीरे धीरे जब तक हम कर रहे हैं तो हम जो व्यवसाय मुख्य कर रहे हैं उससे हमारे को क्या आमदनी आ रही है वो दिखा रहे हैं, और डिसकंटिन्यूइंग से क्या आ रहा है वो दिखा रहे हैं। क्योंकि डिसकंटिन्यूइंग फ्यूचर में नहीं आएगा, तो बेटा जी इन्वेस्टर को डिसीजन लेने के लिए आसान हो, इसलिए कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग को अलग अलग दिखाया जाता है। इज दैट ओके? सो आपने जो 12 और 14 में फर्क पूछा मुझे, वो कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग का था। अभी कल मैंने एक न्यूज पढ़ी थी तो मैंने बोला बता दूं आपको, ये वाली चीज है, ठीक है। प्यार से और प्रेम से बोलो बाय बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज, लॉट्स ऑफ लव। मेरे ऑनलाइन लाइव के रसगुल्लो, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज।